पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABC24 में न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले आपको रायपुर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने विवादित बयान दिया था। अग्रवाल समाज के लोगों ने कोतवाली थाने का घेराव किया था। अग्रसेन महाराज पर विवादित टिप्पणी की वजह से ये बवाल हुआ है और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अग्रवाल समाज के लोग कोतवाली थाना पहुंचे थे, जिसके बाद अब ये FIR दर्ज कर ली गई है। अमित बघेल छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख हैं, जिनने विवादित बयान दिया था और अब उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुमन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन, अमित बघेल के खिलाफ लगातार अग्रवाल समाज प्रदर्शन कर रहा था और अब आखिरकार उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये सारा जो विवाद है वो छत्तीसगढ़ महतारी की तेलीबांधा चौक इलाके में लगी प्रतिमा के तोड़े जाने के साथ शुरू हुआ था। वहां विरोध प्रदर्शन करने पहुंची छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल वहां पर मौजूद थे। उन्होंने इस दौरान अग्रवाल समाज के जो आराध्य हैं महाराज अग्रसेन, सिंधी समाज के जो झूलेलाल भगवान है उन पर, और दीनदयाल उपाध्याय और सुंदरलाल शर्मा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसी हस्तियों के खिलाफ विवादित बयान देते हुए एक मीडिया चैनल में अपना इंटरव्यू दिया था, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। इस बयान के सामने आने के बाद उसमें काफी आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल करने की बात शिकायत पक्ष ने कही है। अग्रवाल समाज के पदाधिकारी कोतवाली थाने में पहुंचे थे। उन्होंने CSP से मुलाकात की, थानेदार से मुलाकात की और अपनी लिखित शिकायत दी थी कि अमित बघेल के खिलाफ इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने गलत बयान दिए हैं। इसके बाद शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने इस मामले में अब FIR दर्ज की है। BNS की धारा 299 के तहत उनके खिलाफ, अमित बघेल के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है, जिसमें जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण किसी समाज वर्ग के खिलाफ टिप्पणी करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये आपराधिक कृत्य माना गया है, जिसके खिलाफ अब ये केस दर्ज हुआ है। और इस मामले में जांच के बाद पुलिस इसमें गिरफ्तारी की बात कह रही है। समाज ने भी इन पर गिरफ्तारी करने की मांग पुलिस से की है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी मिली है कि जो सिंधी समाज है वो भी इस मामले में बैठक कर रहा है, क्योंकि भगवान झूलेलाल के खिलाफ भी कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल अमित बघेल की तरफ से किया गया था। तो माना जा रहा है कि जल्द ही सिंधी समाज भी अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंचेगा। फिलहाल अग्रवाल समाज की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है और अब आगे की जांच इस पूरे मामले में की जा रही है। जी सुमन, तो आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रीवा से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर वीडियो में युवक पर युवती दुष्कर्म का आरोप लगा रही है। युवक इसमें स्वीकार भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो में दिख रहा है कि युवक राजनीतिक दल का सदस्य है। आरोपी युवक बोला है कि अब मेरा अपहरण कर जबरदस्ती वीडियो बनाया गया है। आरोपी अपने परिचित 2 युवकों पर अपहरण का आरोप लगा रहा है। जिले के समरिया थाना पुलिस जांच में जुट गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। रीवा से एक वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में युवक पर युवती दुष्कर्म का आरोप लगाती है और बकायदा ये युवक इस वीडियो में से स्वीकारता नजर आता है। तो के साथ गलत किया मेरे साथ ये दोनों जने। हाँ, दोनों। कहाँ से ले आए हैं अपना का? बहुत दूर से लेके आए हैं। जवन अपना भैया सब नहीं, गलत किया है मेरे साथ ये। गलत किया है मेरे साथ। ठीक है। भैया आगे गलत किया ना अपना वो के साथ है। तो के साथ गलत किया मेरे साथ ये दोनों जने। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां पर अवैध शराब के साथ महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की बिक्री करते पुलिस ने पकड़ा है। 170 पाव देसी प्लेन शराब जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत इन पर केस दर्ज किया गया है। हिर्री थाना क्षेत्र के सरसेनी का ये मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, बिलासपुर से बैक टू बैक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध शराब के साथ एक महिला समेत 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब की बिक्री करते पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और 170 पाव देसी प्लेन शराब इनके पास से जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत ये केस दर्ज किया गया है। हिर्री थाना क्षेत्र के सरसेनी का ये मामला है। और अब भोपाल से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2024 की रिजल्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। भोपाल के संकल्प दीक्षित ने 67वां स्थान हासिल किया है। संकल्प ने बाल भवन भोपाल में 12वीं पास की है और NIT त्रिची से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech किया है।
तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां पर संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2024 की लिस्ट जारी हो गई है। भोपाल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भोपाल के संकल्प दीक्षित ने 67वां स्थान इसमें हासिल किया है और संकल्प में बाल भवन भोपाल से 12वीं की परीक्षा पास की थी। एनआईटी त्रिची से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। अब रुक करेंगे बिलासपुर का, जहां पर मस्तूरी में बड़ी वारदात हुई है। कांग्रेस नेता और जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस में गोली चली है। फायरिंग में भाजपा नेता रोशन सिंह के ससुर समेत 2 लोग घायल हुए हैं। बिलासपुर में कांग्रेस नेता नितेश सिंह ठाकुर साथियों के साथ अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ 12 से 13 राउंड फायरिंग कर दी। हमले में 2 लोग घायल हो गए हैं। हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस के सामने, जैसे हर दिन बैठते हैं वैसे ही 3 लोग आए और अचानक आके तर 8-10 राउंड फायरिंग किए। हम लोग अंदर भागे तब बचे हैं। कोई जानकारी नहीं है। 3 लोग थे और मुंह बांधे हुए थे। इन लोगों को जब तक समझ में आता तब तक चंद्रकांत सिंह के पैर में और राजू सिंह के हाथ में लगी है गोली, और वहाँ से बरामद भी किए गए खोखे वगैरह। तो पुलिस ने इन सारी जो भी घटना हुई है उसके संबंध में जानकारियां ली हैं। शीघ्र ही हम लोग इसमें कई टीमें बनाकर आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। पुलिस पुराने किसी विवाद में हमले की आशंका जता रही है। फिलहाल जिले में नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। और वहीं बिलासपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई का है। हिंदू संगठन ने मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। हर बार का धंधा हो गया ये। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक मकान में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और इसकी आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार करने के साथ धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को सूचना देने के बाद हिंदू संगठन ने मौके पर दबिश दी। यहाँ प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद मिले, जिनमें ज्यादातर लोग हिंदू थे। पूरा हिंदू को बरगला करके, भड़का करके, उसको लालच दे करके और लोभ मोह में ही आदमी को क्या किया जा रहा है, उसको फंसा करके उसको धर्मांतरित किया जा रहा है। रखे थे कि जहाँ एक बार पकड़ चुके हैं वहाँ तो दोबारा नहीं होना चाहिए। इनको क्या है, खौफ है नहीं कानून का, और कानून क्योंकि कड़ा कानून तो बना ही नहीं रही सरकार। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और प्रार्थना सभा का आयोजन करने वालों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने प्रार्थना सभा को बंद कराते हुए आयोजकों को थाने तलब किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के क्वालिटी टेस्ट में देश भर में 112 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। वहीं एक दवा का नमूना नकली निकला है। सितंबर 2025 की इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की 10 दवाओं का नाम शामिल है। जो एक सैंपल नकली पाया गया है वो भी छत्तीसगढ़ का है। छत्तीसगढ़ में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ का बड़ा मामला सामने आया है। सीडीएसईओ की जांच में प्रदेश की 9 दवाइयां अमानक पाई गई हैं, जबकि एक दवा का नमूना पूरी तरह नकली पाया गया है। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। हम लगातार सभी दवाइयों की गुणवत्ता जांच निरंतर करा रहे हैं। कई कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड भी किए हैं, कई कंपनियों के हम दवाओं को वापस किए हैं, कई कंपनी के कई बैच को रोके भी हैं। और हम किसी चीज को जनता से छुपाना नहीं चाहते, न मीडिया से छुपाना चाहते। हर विषय की जानकारी हम दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेगा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल संबंधित कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। कई कंपनियों की दवाइयों को वापस किया गया है। साथ ही दवाइयों के लॉट और बैच को भी रोक दिया गया है। और वहीं धमतरी से एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया। यह घटना उस समय हुई जब युवक हटकेश्वर शराब भट्टी के पास था।
हमलावरों ने युवक से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया। इस हमले में घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल युवक की पहचान उपेंद्र यादव के रूप में हुई है, जो रुद्री का निवासी है। उसने बताया कि वो काम करके लौट रहा था, तभी 4 नकाबपोश बदमाशों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वापसी आया भट्टी जात रहा, वापसी भट्टी से आज समय माना 4 मिनट मिली थी। जो मोड़ से चाकू वाकू में पूरा हमला करी, पर्स मोबाइल रखी और मोबाइल और पर्स ले निकाली। तो अगर बाद से फिर मैं हाथापाई चालू हुई इसमें, तो मन चाकू निकाल के फिर मोड़ा मारी। शहर में इस तरह की लूटपाट और चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं ने लोगों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं। इधर राजगढ़ जिले के भोजपुर कस्बे में रहने वाली एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने डाक पोस्ट से तलाक का पत्र भेजा है। पति ने लिखा है कि पत्नी के माता पिता से अलग रहकर साथ रहने की जिद के कारण उनका वैवाहिक जीवन बिगड़ गया है और उसे पत्नी के साथ नहीं रहना। तलाक पत्र मिलते ही पत्नी शाइन मंसूरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने बताया कि उसकी शादी 11 फरवरी 2021 को सद्दाम मंसूरी से मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी के 2 साल तक तो सब ठीक चला, लेकिन पिछले 2 साल से पति का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो मारपीट करने लगा और 4 महीने पहले पति ने उसे घर से निकाल दिया था। तब से वो अपने मायके भोजपुर में अपने पिता के साथ रह रही है। नोटिस आया था कोरियर के जरिए, उसने मुझे उसमें तलाक लिखा रहा कि मैंने तुम्हें तलाक दिया है, मैं उसको तलाक देना नहीं चाहती। उसने मुझे मारपीट करके 4 महीने पहले यहाँ मेरे मायके में भेजा है। मैं मेरे भाई के साथ आई थी। उसके पति ने सद्दाम खान निवासी राजस्थान ने अवैध रूप से लिखित में तलाक दे दिया है, जबकि ऐसा किया नहीं जा सकता है। महिला ने भोजपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने कोर्ट में केस दायर किया। महिला का कहना है वो अपने पति के साथ रहना चाहती है। जबलपुर के तिलवारा इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी लगते ही मृतका के परिजन अस्पताल पहुंचे, ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया। मृतका के पिता ने बताया कि सोमवार की रात उनकी बेटी से फोन पर बात हुई थी। तब वो रोते हुए ससुराल वालों पर मारपीट करने की जानकारी दे रही थी और घर आने की बात कह रही थी। सुबह मौत की जानकारी मिली। पिता ने बेटी के सास ससुर और देवर पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। 6:30 बजे करीब फोन आया कि पापा इन लोग मेरे को मार रहे हैं, ये मार डालेंगे। मैं आ रही, मैंने कि आजा बेटा तू ऑटो करके, मैं पैसा दे दूंगा। सर इनका रोज का यही था, मांग रहता था, अभी और मांग था पैसे का। मारा है सर, उसमें निशान है सर। अगर फांसी लगाई है तो आप पुलिस को सूचना दीजिए, ना कि आप वहाँ से उठा के लाइए। मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें जो मृतका के मायके पक्ष के लोग हैं वो हत्या किया का संदेह जता रहे हैं। हमने उनको बताया है कि इसमें नवविवाहिता है, तो सीएसपी स्तर के अधिकारी सीएसपी गढ़ा जो है इसकी जांच करेंगे। मृतका मुस्कान और राकेश राजपूत ने जुलाई 2024 में ही लव मैरिज की थी, लेकिन इस शादी से राकेश के घर वाले खुश नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सतना शहर के शासकीय डिग्री कॉलेज में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कमरा नंबर 6 में अनैतिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। एनएसयूआई ने कॉलेज प्रशासन और कुछ कर्मचारियों पर महिला शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करने, अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और कॉलेज के नाम पर अवैध चंदा वसूली करने के आरोप लगाए। उस रूम का नंबर है 6, उस रूम की चाबियां सिर्फ महाविद्यालय प्राचार्य के पास है और यह रूम रात में 8 बजे के बाद ही खुलता है। और इस रूम को मैंने मीडिया और प्रशासन के सामने खुली चेतावनी देकर मैंने इस रूम को खुलवाया, जहां आप सब ने देखा कि इस रूम में बिस्तर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये महाविद्यालय जो महिला प्रताड़ना का आरोप है, ये बिल्कुल बेहद और जोर करने वाली घटना है। कॉलेज प्राचार्य ने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सफाई पेश की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से सतना डिग्री कॉलेज का कमरा नंबर 6 शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर मुरैना जिले की, जहां कैलारस इलाके में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम से धक्का मुक्की कर दी गई। घटना शनिवार की है। सोमवार को इस पूरे विवाद का वीडियो सामने आया। आक्रोशित पटवारियों ने नायब तहसीलदार से युवक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए शिकायत आवेदन दिया।
कांग्रेस नेता के चबूतरे पर जब टीम कार्रवाई करने पहुंची तो कांग्रेस नेता के परिजनों ने तहसीलदार को घेरकर गाली गलौज और धक्का मुक्की की। साथ ही सरकारी कार्रवाई को रोकने की कोशिश भी की। घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अतिक्रमण तो सभी तरह के हटाने के प्रयास किए जाएंगे। पूरी बात तथ्यों का पता लगाएंगे कि क्या बात हो रही थी और किस वजह से इस तरह से गुर्ता आई है। अगर वो लोग की गलती है तो कार्रवाई करेंगे। इधर पटवारी संघ ने तहसीलदार के समर्थन में ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इधर इंदौर में बीजेपी की नई कार्यकारिणी को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। पार्टी की नई टीम में गैंगस्टर युवराज उस्ताद की पत्नी स्वाति काशिद को नगर मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई है। बीजेपी नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने स्वाति काशिद को नगर मंत्री नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने कहा कि गैंगस्टरों का साथ देना बीजेपी की रीति और नीति बन चुकी है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर गैंगस्टरों को संरक्षण देने का आरोप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है वो यही है कि हमेशा से वो गैंगस्टरों को, अपराधियों को बढ़ावा देते रहे हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये स्वाति काशिद जो कि कुख्यात गैंगस्टर युवराज उस्ताद की पत्नी है, इनका नाम पहले भी पार्षद के टिकट के लिए आया था, लेकिन जब कांग्रेस के लोगों ने, हम जैसे लोगों ने उसका विरोध किया तब उनका नाम काटा गया था। तो मैं आज ये प्रश्न पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, कुख्यात गैंगस्टर आपराधिक रिकॉर्ड इनके साफ हो गए युवराज उस्ताद के, और मैं तो कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही ऐसा है। स्वाति काशिद को पहले भी नगर निगम चुनाव में पार्षद पद का टिकट मिल चुका है। मीडिया विरोध के बाद भाजपा ने टिकट वापस लिया था। इधर मध्य प्रदेश में प्रमोशन से आरक्षण मामले पर सरकार ने हाईकोर्ट में कर्मचारियों के क्वांटिफाइबल डेटा पेश किया और राज्य सरकार ने आज सीलबंद लिफाफे में जबलपुर हाईकोर्ट में ये आंकड़े पेश किए, जिसके जरिए सरकार ने कर्मचारियों को आरक्षण देकर प्रमोशन देने की जरूरत बताई है। कोर्ट ने जब कुछ विभागों के आंकड़ों को देखा तो उसमें आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की संख्या ज्यादा निकली। ऐसे में हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर असंतोष जताया और राज्य सरकार को इन आंकड़ों पर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता सपाक्स की ओर से आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेश कौशिक ने पैरवी की, जिन्होंने कहा कि सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है। कोर्ट ने क्वेश्चन किया कि भाई अगर आप 20% और 16% के हिसाब से देना चाहते हैं तो ये जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, जो पोस्ट ऑलरेडी ऑक्युपाइड हैं, उनका क्या करना चाहते हैं। तो उसके बारे में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया। जो ऑफिशियल वहाँ पे डाटा प्रोड्यूस कर रहा था और बहस में असिस्ट कर रहा था स्टेट को। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब का वक्त देते हुए मामले पर अगली सुनवाई 12 नवंबर को तय की है। इधर उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारी तेज हो गई है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केडी गेट में निकास चौराहा तक किए जा रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन शहर के प्रमुख मार्ग केडी गेट से निकास चौराहा तक चल रहे मार्ग चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खजूर वाली मस्जिद के पास खुद से मकान तोड़ने वाले लोगों की तारीफ भी की। केडी गेट से लेकर निकास चौराहा और आगे मंडी गेट तक का जो मार्ग चौड़ीकरण के लिए स्वतः स्वप्रेरणा से हमारे स्थानीय, हमारे मोहल्ले वासियों ने जो एक काम का अनुकरण उपलब्धि दी है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। शहर के विकास के लिए इस प्रकार की ये सौगात है, इससे ही अच्छे कामों की प्रेरणा मिलती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सबका अभिनंदन। सीएम ने कलेक्टर को मार्ग चौड़ीकरण के लिए मकान तोड़ने वाले पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के निर्देश भी दिए। व्हील की सनक बेहद खतरनाक हो सकती है और जशपुर में एक बाइक स्टंट का वीडियो आपको दिखाते हैं, जहां एक युवक लग्जरी बाइक में खतरनाक स्टंट करते नजर आया है।
जशपुर जिले के कुनकुरी तपकरा मार्ग पर स्थित श्री नदी पुल से पहले श्रीटोली गांव में एक युवक द्वारा बाइक से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। युवक अपनी KTM ड्यूक बाइक से ट्रक के आगे बाइक को आगे का पहिया उठाकर स्टंट करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि युवक ने मोबाइल पर रील डालने की वजह से ये जोखिम भरा वीडियो बनाया है। वहीं किसी ने मोबाइल में वीडियो देखकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि युवक ट्रक के बेहद करीब खतरनाक तरीके से बाइक चलाते हुए आगे का पहिया उठाकर स्टंट कर रहा है। सड़क पर तेज रफ्तार ट्रक और बाइक के बीच महज कुछ फीट की दूरी थी, जिससे किसी भी पल बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह के स्टंट से न केवल स्टंट करने वाले बल्कि अन्य वाहन चालकों की जान को भी खतरा होता है। बावजूद इसके पुलिस अब तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। और अब आपको मंदसौर से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर नकली नोट छापने के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। 500 के करीब 38,000 नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाईडी नगर पुलिस की ये कार्रवाई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मंदसौर से, जहां पर नकली नोट छापने का एक अंतर्राज्यीय गिरोह चल रहा था और अब इसका भंडाफोड़ हो गया है। 500 के करीब 38,000 नकली नोट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वाईडी नगर पुलिस की ये कार्रवाई है। इधर छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सटे तेलंगाना राज्य में पुलिस जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल लीडर SCM बंदी प्रकाश और CC मेंबर पुल्लूरू प्रसाद राव ने DGP की मौजूदगी में सरेंडर किया है। दोनों ने नक्सल संगठन को छोड़ने का कारण खराब स्वास्थ्य और संगठन के अंदर वैचारिक मतभेदों का हवाला दिया। बता दें कि बेड्डापल्ली जिले के वटकापुर गांव में 64 वर्षीय पुल्लूरू प्रसाद राव ने 45 साल से ज्यादा समय तक नक्सली संगठन में रहकर बिताया। वो उत्तरी तेलंगाना विशेष क्षेत्रीय समिति के सचिव और बाद में TSC के केंद्रीय सदस्य भी रहे हैं। और वहीं मंचेरियल जिले के मंदमरी गांव में 55 वर्षीय बंदी प्रकाश ने 42 साल तक नक्सली संगठन में बिताए हैं और वे TSC की प्रेस टीम और सिंगरेनी कोल बेल्ट समिति के प्रभारी भी थे। दोनों नक्सलियों पर 25 लाख और 20 लाख रुपए का इनाम भी था। बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के अवापल्ली अस्पताल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाज के दौरान 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक परिजन अपने बच्चों को निमोनिया की जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे थे। इलाज के दौरान अस्पताल के सिस्टर्स ने बच्चे को 5 इंजेक्शन लगाए और इसके बाद बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। पूरा लापरवाही है सर। मतलब हम लोग बोले कि सामने से कि मत लगाइए करके, तो फिर जबरदस्ती मतलब वो बोले गए कि सिस्टर लोग की हम लोग डॉक्टर है कि आप लोग को ज़्यादा पता है क्या, बच्चा का कंडीशन ऐसा है तो हम लोग लगाएंगे, ऐसे करके हम लोग को बोले। पहली बात फोन पे इलाज नहीं हुआ है। जैसा बच्चा आया था 8:30 के 8:35 को बच्चा आया था सबसे पहले। इसके बाद उसको अटेंड किया सिस्टर। बच्चा का कंडीशन ठीक नहीं था। ऑलरेडी बच्चा को हमारे पास कंप्लेंट से लेके आई थी कि 2-3 दिन से उसको सांस लेने में तकलीफ। बच्चा का सैचुरेशन जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 60% से कम था। कटनी में सुबह 11:30 बजे बजरंग दल के पदाधिकारी और भाजपा नेता नीलेश उर्फ नीलू रजक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कैमूर इलाके में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 2 बाइक सवारों ने नीलेश रजक को गोली मार दी। नीलेश को विजय राघवगढ़ से स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो चुकी थी। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया और लोगों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। SP कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद विधायक संजय पाठक भी अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात की। विधायक के अनुसार परिजन ने नीलेश के शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इधर पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है। एक आरोपी अकरम और दूसरा प्रिंस जोसेफ है। कुछ दिन पहले अकरम के साथ नीलेश का विवाद हुआ था। इधर घटना और हंगामे के बाद आरोपी प्रिंस जोसेफ के पिता फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या कर ली थी और मां ने जहर खा लिया था। हालत गंभीर बनी हुई है और पूरे मामले के बाद SP ने कैमूर TI और प्रधान आरक्षक को लाइन अटैच किया। अस्पताल के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बीच चौराहे पे नीलू रजक को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि लव जिहाद के विरोध में उस लड़की की इज्जत आबरू बचाने के लिए वहां पे गया था। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की मांग है कि जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अपराधियों पर शिकंजा कसा है, उस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई हो। मुझे विश्वास है कि आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी
इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि किसी और इस प्रकार के अपराधी की हिम्मत ना पड़े किसी के घर का चिराग बुझाने में। देखिए, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसमें उनको सुनवाई का अवसर देकर उसमें समयबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। उसी क्रम में कल नगर परिषद के द्वारा इसमें जो विधिवत मानक प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। लापरवाहियां रही हैं टीआई के द्वारा, उसको देखते हुए टीआई को अभी फिलहाल सस्पेंड करके लाइन अटैच किया गया है और इसमें अन्य जो भी लोगों की संलिप्तता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जहां तक बात है उनकी गिरफ्तारी की, हमारे प्रयास जारी हैं, लगातार जल्दी गिरफ्तारी करके कठोरतम कार्रवाई उनको की जाएगी। धमतरी में पत्नी से अवैध संबंध होने के शक में पति ने एक युवक की हत्या कर दी। इस वारदात को अंजाम देने में आरोपी के ससुर ने भी उसका साथ दिया। हालांकि पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 26 अक्टूबर को माकड़दोना में भानु प्रताप मंडावी की लाश मिली थी और सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की थी। इस दौरान पुलिस को मुकेश विश्वकर्मा और उसके ससुर दुर्जन विश्वकर्मा पर शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने जुर्म कबूल लिया। आरोपी मुकेश ने पुलिस को बताया है कि वो भानु प्रताप को मेले में पत्नी के साथ घूमते उसने देखा था और जिससे उसके ससुर के साथ मिलकर भानु प्रताप की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू और कपड़े भी जब्त किए हैं। थाना खेड़गांव के अंतर्गत 25 अक्टूबर 2025 को एक हत्या की सूचना मिली थी। लगातार जांच किया गया, अलग तथ्यों को चेक किया गया, तकनीकी एनालाइज किया गया। इस पर 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। आगे अभी विवेचना की जा रही है। हत्या का मुख्य कारण अवैध संबंध बताया जा रहा है। सागर के चांदपुर गांव में बीच बाजार में एक दलित युवक को जिंदा जलाने की कोशिश की घटना सामने आई है। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। घटना रहली थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव की है। पीड़ित युवक की मां का आरोप है कि जब वो मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने उसके साथ भी अभद्रता की। युवक की मां ने थाने में शिकायत की है। घटना 11 अक्टूबर की है और पीड़ित युवक नशे में चांदपुर बस स्टैंड पर पड़ा था। युवक की मां के अनुसार इसी दौरान गाँव के ही 3 युवकों ने वहां कचरा जलाकर रख दिया, जिससे पीड़ित युवक के कपड़े जल गए और शरीर के पीछे का हिस्सा भी झुलस गया। युवक की मां वहां पहुंची, आग बुझाई तो तीनों युवकों ने महिला को गाली दी। इधर इस मामले में पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। सो रहे थे सही नहीं कि क्या, उसके बाद आते मारपीट कर जाते और फिर आग लगा जाती। मैं आग लगा दी, पहले मारपीट करी तो पन्नी मैंने इकट्ठी करके तो दारू के नशे में डरी थी, मैंने एक तरफ आग लगा दी। शहडोल जिले में अपने मंगेतर के साथ जा रही एक युवती के साथ जंगल में मवेशी चरा रहे युवकों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की शिकायत पर ब्यौहारी पुलिस ने दुराचार करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। 4 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक मुख्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने मंगेतर के साथ बाइक से जा रही थी। इस दौरान कोठिया के जंगल के पास दोनों रुके, जहां मवेशी चरा रहे युवकों ने मंगेतर के साथ मारपीट की, जिसे बचाने गई पीड़िता को ब्लैकमेल करते हुए युवक ने उसके साथ जबरदस्ती किया। इस घटना के दौरान आरोपी के साथ 4 अन्य नाबालिग भी थे। घटना के बाद पीड़िता अपने मंगेतर के साथ थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। व्यवहारी थाना अंतर्गत एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल है, थाने पर रिपोर्ट किया कि वो अपने मंगेतर के साथ जब जा रही थी, रास्ते में वॉशरूम होने लगा, वहाँ पर पहुंची तो उसके साथ एक ले जा करके एक आरोपी द्वारा उसके साथ जबरन बलात्कार किया गया है। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल रिस्पॉन्ड करते हुए मध्य में शीघ्र ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। दरधार के ग्राम बिलौद में एक आदिवासी नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में ग्रामीणों ने कलेक्टर से सख्त कार्रवाई और आरोपी के अवैध मकान को तोड़ने की मांग की थी। इसके बाद ग्राम पंचायत ने नोटिस देकर अतिक्रमण हटाया था और दरअसल ग्राम बिलौद की रहने वाली नाबालिग से अजमत नाम के युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। नाबालिग गर्भवती हो गई थी और पीड़िता ने एक निजी अस्पताल में मृत बच्चे को जन्म दिया था। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बालाघाट में माल खाने से हुए 55 लाख रुपए के गबन के मामले में प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत से पूछताछ करने गई पुलिस की टीम से गाली गलौज और झूमा झटकी की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस मामले में कोतवाली थाने में प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत और उसके छोटे भाई ब्रजेश राजपूत सहित 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आरोपी योगेश राजपूत की पुलिस तलाश कर रही है और आपको बता दें कि प्रधान आरक्षक योगेश राजपूत इस घटना के बाद एक पत्र लिखकर 4 दिन पहले लापता हो गया था, जिसकी लिखित शिकायत सिवनी कोतवाली में आरक्षक के बेटे ने दर्ज कराई थी। इसमें आरक्षक ने अपने पत्र में छिंदवाड़ा डीआईजी रिकेश सिंह और सिवनी के शराब व्यापारी संजय भारद्वाज पर खुद को झूठे आरोप में फंसाने की बात लिखी थी। योगेश राजपूत प्रधान आरक्षक से उनको पूछताछ करनी थी। वहाँ मालखाने में कुछ गबन हुआ है, मालखाने से पैसा गायब हुआ, उसके संबंध में योगेश राजपूत से उनको पूछताछ करनी थी। प्रकरण दर्ज कराया गया है शासकीय कार्य में बाधा का और झूमा झटकी का, साथ में मोबाइल में उनके नुकसान हुआ था, उसके संबंध में धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कुल 8 लोगों के खिलाफ नामजद और 7-8 अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। रायगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद है। 3 युवकों ने एक नाबालिग को जमकर पीटा। इसका वीडियो वायरल हुआ है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के राजीव नगर इलाके की है और पीड़ित नाबालिग प्रकाश नेताम की दुकान में काम करता था। बताया जाता है कि प्रकाश ने नाबालिग को दुकान से रुपए चुराते पकड़ लिया। इसके बाद प्रकाश और उसके साथियों ने नाबालिग को खंबे से बांधकर बेल्ट से उसको जमकर पिटाई की। आरोपियों ने सिटी कोतवाली में चोरी की शिकायत भी की। हालांकि इस दौरान नाबालिग के परिजन भी वहां पहुंच गए और दोनों पक्ष में आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लिया गया। भोपाल के ग्रामीण इलाके से एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग पुलिस और राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी पर पथराव करते नजर आए। वीडियो कुछ दिन पुराना है जो अब वायरल हुआ है। दरअसल खेत के विवाद को लेकर राजस्व विभाग में आरआई और पटवारी जमीन की नपती करने पहुंचे थे और बाद में खेत में मौजूद लोगों ने राजस्व विभाग की टीम और साथ में आए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया। वीडियो में अधिकारी और पुलिसकर्मी जान बचाकर भागते नजर आए हैं। मामले में एफआईआर दर्ज न करवाने से राजस्व और पुलिस विभाग पर सवाल खड़े हुए हैं। इधर बिलासपुर हाईकोर्ट ने भारतमाला परियोजना घोटाला केस में आरोपियों को बड़ा झटका लगाया है। हाईकोर्ट ने मामले में आरोपी राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश चंद्र सिन्हा की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और अदालत ने कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसकी जांच अभी भी जारी है। ऐसे में आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। बता दें कि OWACB ने भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी के आरोप में इन कर्मचारियों पर केस दर्ज किया था। जांच में पाया गया अधिकारियों ने भूमाफियाओं को मिलीभगत से कई गुना ज्यादा मुआवजा राशि दिलवाई, जिससे सरकार को करीब 600 करोड़ रुपए की हानि हुई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में कांकेर जिले के गांव में पादरी और पास्टरों के खिलाफ लगाए गए होर्डिंग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता पहले ग्राम सभा या एसडीएम के सामने आवेदन थे। हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क पर मुहर लगा दी है कि बिना निचले स्तर पर शिकायत के बिना हाईकोर्ट में आना नियम के विरुद्ध है। बता दें कि कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर क्षेत्र के घोटिया सहित कुछ और गाँव में ग्रामीणों ने होर्डिंग लगाकर ईसाई समाज के प्रचारकों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव के निवासियों ने किसी भी पादरी या पास्टर के आने पर चेतावनी दी है, जिसे लेकर ईसाई समाज से जुड़े संगठनों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में किसान की हत्या के बाद अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी घटना पर दुख जताया है। सीएम मोहन यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मंत्री तोमर ने कहा कि मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, दोषियों पर कार्रवाई होगी। मामले में सियासत भी तेज है। पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधा है। हमारी सरकार अन्याय और अत्याचारियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं और उसके परिणाम भी आपको दिखेंगे। मृतक परिवार को तत्काल हमारी तरफ से 4 लाख रुपए की सहायता राशि, 3 आरोपी
अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और प्रथम दृष्टया जिनकी लापरवाही बरती गई है उन अधिकारियों को सस्पेंड करने के भी मैंने निर्देश दिए हैं। दबंगाई है, दादागिरी है, तो ये डबल इंजन सरकार क्या कर रही है? ये जान माल को खतरा है। इसी महीने 8 अक्टूबर को इसी महीने 8 तारीख को लिख के दिया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों उसको नजरअंदाज किया गया? इधर मामले में ग्वालियर जोन के आईजी ने बताया कि 8 ज्वाइंट टीमें लगातार सर्चिंग कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। मामले में आयुक्त मनोज खत्री ने बताया कि मामला अतिक्रमण और जमीन के कब्जों से जुड़ा हुआ है। वहीं गुना कलेक्टर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार के इश्यूज हैं, जैसे कुछ अतिक्रमण के इश्यूज यहाँ पर आए हैं, कुछ कब्जे के इश्यूज आए हैं और साथ में कुछ वन भूमि के इश्यूज यहाँ पर सामने आए हैं। ये सारे इश्यूज को आगामी हम 2-4 दिन में हल करें। अतिक्रमण इस प्रकार की जो फॉरेस्ट की जमीनों पर करके या फिर राजस्व की भूमि पे करके आपसी विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अतिक्रमणों को पूरी ज्वाइंट मुहिम के द्वारा हटाया जाएगा। कानून अपना काम करेगा, निश्चित रूप से कठोर पनिशमेंट जो भी हो सकती है उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। 3 गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुकी है, अभी बाकी लोगों के लिए भी टीमें काफी बना के भेजी गई है। बता दें कि किसान की हत्या मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि अन्य की तलाश जारी है। साथ ही दोषी अधिकारियों को निलंबित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। गुना के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुरा गांव में जब हत्याकांड का मामला सामने आया था, किसान के हत्याकांड के मामले के बाद पुलिस ने लगातार सर्चिंग की और कई टीमें बनाकर आरोपियों की तलाश की। तो अब जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। किस तरह का पूरा मामला है सर? कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी तक इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें से मुख्य आरोपी में से एक महेंद्र नागर भी है, जिसको हमने लगभग अभी से 1 घंटे पहले फतेहगढ़ थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार किया है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितनी टीमें लगी हुई थी, कितनी मशक्कत के बाद, और क्या कुछ पूरा मामला? कि घटना दिनांक से ही जैसे ही घटना हमारे संज्ञान में आई, तब हमने लगभग 3-4 टीम बनाई थी अलग अलग, जिसमें हमारी टेक्निकल टीम भी मुख्य थी, जो पूरा टेक्निकल एनालिसिस कर रही थी। हमारी टीम ने लगातार दबिशें दी हैं, तब हमने एक आरोपी पकड़ा था। फिर हमें लगा कि हमें टीम बढ़ानी चाहिए, तब हमने 12 एसपी से भी बात करी थी, नेबरिंग राजस्थान ज़िला लगता है, और हमने टीम बढ़ाई थी। मैंने अपने कई थाना प्रभारियों को इसमें लगाया था। तो लगभग 8 अलग अलग टीमें काम कर रही थी, जो इस वक्त अभी लगभग 10 टीमें हो गई हैं। तो हमने मल्टीपल जगह मल्टीपल लोकेशंस पे दबिश दी, लेकिन ये लगातार फरार रहे, बट हमें मुख्यतः सफलता अभी प्राप्त हुई है। तो लगभग टोटल 4 गिरफ्तारी हो गई है और 10 की गिरफ्तारी शेष है, वो भी हम जल्द ही कर लेंगे। अपराध जो दर्ज किया गया था उसके अनुसार ये मुख्य आरोपी हैं? जी, इसमें मुख्य आरोपी तो 5-6 हैं जिनका हमको डायरेक्ट रोल समझ में आया है, बाकी इनके एसोसिएट्स हैं। तो जो मुख्य आरोपी है उनमें से एक ये भी मुख्य आरोपी है। तो ये थे गुना एसपी अंकित सोनी, और जो लगातार कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है बाकी आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें मुख्य आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है। नीरज योगी, IBC 24 गुना। इधर गुना में जबलपुर में मामा ने अपनी भांजी के पति की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है और हत्या की वारदात ट्रेन के AC कोच में हुई है। नर्मदापुरम जिले का रहने वाला मृतक शैलेंद्र ने साल 2021 में सोनम रघुवंशी से कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन अलग समाज होने के कारण सोनम के घर वालों को शादी रास नहीं आई। इसके बाद सोनम ने अपने पति के खिलाफ सतना में तलाक और अपहरण का केस दर्ज कराया। मामले में मृतक के पिता का कहना है कि दोनों ने मर्जी से शादी की, लेकिन सोनम के मामा को ये बात पसंद नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने शैलेंद्र की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। बताया कि वो गोविंद रघुवंशी मरका ढाने वालों ने मुझे चाकू से मारा है। अब पुलिस से यही कार्रवाई चाहते हैं कि हमारे लिए उचित न्याय मिले। में सूचना मिली थी कि एक युवक पर जो है धारदार चाकू जैसे से हमला हुआ है। मेडिकल में उपचार दौरान जो है उसकी मृत्यु हुई है और बताया गया है कि उसके मामा ससुर द्वारा जो है उस पर हमला हुआ है, जिसकी FIR ली गई है एवं मामले में जो है जांच की जा रही है।
बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्र की मौत को लेकर एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं ने यूनिवर्सिटी का घेराव कर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। 23 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्र असलान अंसारी की संदिग्ध मौत हो गई थी, जिसे लेकर जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। एनएसयूआई के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवायत ने। सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रबंधन की कार्यप्रणाली के खिलाफ एक बार फिर से यहां पर तमाम छात्र संगठनों का, एनएसयूआई का आक्रोश फूटा है। देखिए किस तरह से गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आज एनएसयूआई ने घेराव कर दिया है। दरअसल बीते दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली थी। उसके बाद से एक बार फिर यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है वो छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। बात करते हैं तो किस तरह से आप क्या कुछ मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, लगातार केंद्रीय विद्यालय की हिटलरशाही पूरे प्रदेश में सबके नजरों में सामने है और विगत दिनों 4 दिन से छात्र गायब था, छात्र की मौत हो गई तालाब में डूबने से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पत्रकार साथियों के माध्यम से इस कुलपति से सवाल करना चाहता हूं कि 4-5 दिन हो गए थे तो सुरक्षा अधिकारी की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बच्चे को देखे कि बच्चा हॉस्टल वापस आ पाया कि नहीं? विद्यालय परिसर के तालाब में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती है और आज जिम्मेदारी जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई करने से विश्वविद्यालय प्रशासन भाग रही है। यह है सुरक्षा अधिकारी सीमा राय, इनकी जो तानाशाही है चरम पर आई है। यह कुलपति ये आरएसएस के संगीत है कि हम लोग इनकी तस्वीर भी बना दी है और हम इनको बता दें कि आने वाले दिन में हम एक उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो कि देखने लायक रहेगा और विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आंदोलन में स्थापित किया जाएगा। वो आंदोलन सुरक्षा को लेकर खास तौर पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं वो सुरक्षा यहाँ पर छात्र छात्राओं को मुहैया हो, इसके साथ ही एनएसयूआई ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC24 बिलासपुर। इधर वक्फ बोर्ड की संपत्ति से पुरानी बस्ती के एक परिवार को बेदखली की नोटिस के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया है। आज नोटिस और कानून के विरोध में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवारों के साथ वक्फ बोर्ड दफ्तर का घेराव किया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड कार्यालय के सामने सड़क पर बैठकर नारेबाजी और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके का जायजा और पीड़ित परिवार से बातचीत की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। पुरानी बस्ती इलाके में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर सालों से रह रहे लोगों को नोटिस दिए जाने के विरोध में आज आप देख रहे हैं रायपुर के नगरगढ़ी चौक पर जो वक्फ बोर्ड का कार्यालय है उसके ठीक सामने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग जो पीड़ित हैं परिवार उनके साथ यहां पर पहुंचे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐन दिवाली के समय इनको नोटिस दिया गया, जबकि सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इस जो कानून बना हुआ उसका वो लगातार यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और इनके साथ जो जिन लोगों को नोटिस दिया गया था वो नोटिस भी वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग यहाँ पर पहुंचे, क्या आप लोगों की डिमांड है? हमारी यही डिमांड है, जो पिछले 70-80 साल से हिंदू परिवार यहाँ 3 पीढ़ियों से रह रहा है, वक्फ बोर्ड द्वारा एक नोटिस भेज के उनको घर से बेघर करने का जो कार्य किया जा रहा है वो निंदनीय है। इसके खिलाफ आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पे उतरा हुआ है। के अध्यक्ष से बात हुई, आपके क्या कहे उन लोग? वक्फ बोर्ड आप देख सकते हैं ताला लगा दिए हैं, प्रशासन लगा दिए हैं। आज बीजेपी की सरकार में हम हिंदुओं पर ये अत्याचार, जो हमारे आवेदन को भी बाहर से प्रशासन। चलिए, तो वक्फ बोर्ड का कोई सदस्य नहीं। आप लोग कहाँ के हैं? आप लोग कहाँ के हैं? कहाँ से आए हैं? मैं अमलेश्वर से आई हूँ। ये क्या डिमांड है आप लोगों की? हम लोगों का डिमांड है कि वक्फ बोर्ड बंद किया जाए। ये जो कानून कोई भी आए बाय कानून बनाते हैं वो सब बंद किया जाए और हमारे जो हिंदू भाई को नोटिस थमाए गए जितने परिवारों को वो नोटिस वापस लिया जाए। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी नाराजगी इन लोगों की देखी जा रही है और उनका कहना है कि अगर ये नोटिस वापस नहीं लिया गया और ये जो निर्णय लिया है वो वापस नहीं लिया गया और इस पर उचित न्याय अगर नहीं मिला तो इसको लेकर उनका धरना प्रदर्शन आंदोलन इस तरह से जारी रहेगा। काफ़ी आक्रोश आप देख रहे हैं इन लोगों में देखा जा रहा है और आक्रोश इसलिए भी है कि कोई वक्फ बोर्ड का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं, उनको अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। आप काफ़ी समय से यहाँ रहते थे, कब नोटिस दिया गया आपको? कब से रह रहे थे वहाँ? हम लोग तो 3 पीढ़ी बीत गया है भैया, वहाँ तब से रह रहे हैं भैया। हम लोग को नोटिस ये 2-3 दिन पहले मिला था, फिर हमको अभी 6 तारीख को यहाँ बुलाया गया। कितने परिवार को नोटिस दिया गया? ये 4 परिवार को दिया गया है भैया। उसमें एक अग्रवाल है, एक ब्राह्मण है, 2 ब्राह्मण है समझो, और एक
महाराजा होटल। अच्छा, और आप लोग वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से मिले, वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों से क्या बोला उन्होंने हमको समय दिया, 6 तारीख को फिर बुलाया है। तो आपने देखा कि वक्फ बोर्ड के जो पदाधिकारी उन्होंने इनको और समय दिया है, कुछ बुलाया है, और इस मामले में अभी तक निर्णय नहीं हुआ, और यही वजह है कि ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस पर जो सालों से जो लोग रहे हैं उनको न्याय मिलना चाहिए, और जो नोटिस दिए हैं वो विधिवत नोटिस इनको भिजवाना चाहिए। कैमरामैन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में के सबसे बड़े जय आरोग्य अस्पताल समूह के 1400 से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल में हैं। कर्मचारी ने एरियर और बोनस नहीं देने पर नाराजगी जताई है। हालांकि कंपनी ने आउटसोर्स कर्मचारियों को एरियर का भुगतान कर दिया है, लेकिन बोनस की राशि नहीं दी, जिससे वो नाराज हैं। कर्मचारियों का कहना है कि जब उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने हर महीने की 1 तारीख को सैलरी देने की मांग की है। बता दें कि आउटसोर्स के कर्मचारियों की हड़ताल से OPD में पर्चे नहीं बनाए जा रहे थे, दवाओं का वितरण भी नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण जो मरीज थे उन्हें परेशानी हुई है। संभवतः आज शाम तक जो कंपनी वालों से बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी इनका जो बोनस है दिवाली का और जो भी उनका पैसा बकाया है वो आज शाम तक हर हालत में इनके खातों में आ जाए। कुछ अधिकारियों को अपन ने लेटर लिखा हुआ है कि इसका कोई स्थायी निराकरण निकाला जाए, जिससे बार बार जो समस्या आ रही है वो नहीं आए। आश्वासन दिया गया है कि आज शाम तक बोनस राशि का भुगतान एवं 11 माह की एरियर राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे द्वारा शर्त रखी गई है कि जब तक उनके खातों में पैसा नहीं आएगा जब तक वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कई कर्मचारियों के खातों में पैसा आना शुरू हो गया है, तो ऐसी उम्मीद है कि शाम तक सभी कर्मचारियों को खाते में वेतन आ जाएगा। इंदौर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर मल्हारगंज क्षेत्र के रहवासी एक बार फिर से विरोध में उतर आए हैं। मंगलवार को क्षेत्र में मेट्रो अधिकारियों द्वारा मिट्टी परीक्षण किए जाने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। इस दौरान अधिकारियों और रहवासियों के बीच तीखी बहस हुई। रहवासियों का कहना है कि पूर्व में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की थी मेट्रो की लाइन और स्टेशन यहाँ नहीं बनाया जाएगा। इसके बावजूद मिट्टी परीक्षण का काम किया जा रहा है। यदि मेट्रो की लाइन या स्टेशन मल्हारगंज में बनाया गया तो सैकड़ों परिवार प्रभावित होंगे, उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं मेट्रो अधिकारियों ने बताया कि उन्हें अब तक इस क्षेत्र को लेकर किसी भी प्रकार का लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रक्रिया फिलहाल जारी रहेगी। सत्तन जी अगर बोलेंगे तो ये काम हो जाएगा। मैं इन सबकी ओर से एक ही कामना करता हूँ कि इनके मकानों का नुकसान नहीं हो और वो योजना अंडरग्राउंड होकर के ही वहाँ तक चली जाए। वहाँ स्टेशन अपन नहीं बनाएंगे। हाँ, वो स्टेशन ठीक। हमारे अधिकारियों को उनको निर्देश दे दूंगा कि सत्तन का आदेश है, यहाँ पर स्टेशन कैंसिल। मेट्रो के अधिकारी यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के लिए आए हैं। बाकी अभी माननीय मंत्री महोदय ने हमको आश्वासन दिया है कि यहाँ पे मेट्रो नहीं बनेगा, मेट्रो निरस्त हो चुका है। फिर वो यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग के लिए क्यों आ रहे हैं? हमने उनसे क्वेश्चन पूछा कि आप सॉइल टेस्टिंग क्यों करना चाहते हैं? बोले हमको अभी तक लिखित में ऑर्डर नहीं आया है। मंत्री जी ने सिर्फ मौखिक जवाब की घोषणा की है। जिस दिन लिखित में ऑर्डर आ जाएगा उस दिन से हम यहाँ से काम बंद कर देंगे। तो हम मंत्री जी से चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी लिखित ऑर्डर मिले। मंत्री जी बोले कि जैसे ही मीटिंग होती है लिखित ऑर्डर वहाँ से मिल जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमेम कई अहम फैसले भी लिए गए। कैबिनेट ने फैसला लिया कि आदिवासी क्षेत्रों में 24 जिलों के 18,838 घरों तक बिजली पहुंचाई जाएगी। 211 घरों में सोलर बैटरी सिस्टम लगाए जाएंगे और बाकी घरों में बिजली कनेक्शन लगाए जाएंगे। साथ ही किसानों की जमीन से बिजली की लाइन निकालने पर मिलने वाली मुआवजा राशि अब दोगुनी मिलेगी। वहीं रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को अब सरकारी मकान हर हाल में 9 महीने में खाली करना पड़ेगा, वरना भारी भरकम किराया और पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, कई बार अधिकारी और कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद भी सरकारी आवास नहीं छोड़ते। ऐसे में वो नियमानुसार 6 महीने तक सरकारी मकान में रह सकते हैं। इसके बाद अगले 3 माह तक उन्हें सामान्य किराया देना होगा। इसके बाद अगले 3 माह यानी 10वें महीने से निर्धारित किराए का 10 गुना रेट देना पड़ेगा। साथ ही निर्धारित किराए की 30 टाइम पेनल्टी भी देनी होगी। घर घर विद्युत देने की योजना थी हमारी, उसमें अभी भी इसके लगभग 18,833 घर छूट गए थे। हमने भारत शासन के सहयोग से इन सब घरों में भी प्रकाश
ऊर्जा की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। इसमें भारत शासन की योजना है, भारत शासन हमें 60% देगी, 40% हम राज्य सरकार से होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने अब मध्य प्रदेश में सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराने की घोषणा की है। सीएम का कहना है कि रोजगार के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती है, इसमें समय लगता है जिससे रोजगार मिलने में देरी होती है। ऐसे में अब यूपीएससी की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में एक ही एग्जाम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की भर्ती के लिए 20,000 से ज्यादा पदों को भरने का काम 3 साल में करना है और इसके साथ ही वेतन विसंगति दूर करने की सेवानिवृत्ति वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है। ये जो अलग अलग परीक्षाएं होती है और अलग अलग परीक्षाओं में जो टाइम लगता है, जैसे यूपीएससी की एग्जाम होती है, एक ही एग्जाम होती है और उसमें सबकी भर्ती हो जाते हैं, उसी में से कलेक्टर बनते हैं, उसी में से एसपी बनते हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बनते हैं। हमने भी निर्णय किया एक ही एग्जाम कराएंगे और सारी भर्तियां करने का सारा एक क्रम खोल देंगे, कोई तकलीफ नहीं। जशपुर में सीएम विष्णुदेव साय फरसाबहार विधानसभा के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने फरसाबहार क्षेत्र के लिए 40 करोड़ 79 लाख रुपए की लागत से 13 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि विभाग का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे ताकि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। कार्यक्रम में सीएम साय की धर्मपत्नी कौशल्या साय भी मौजूद रही। विकास कामों का लोकार्पण किए हैं, तो इसे 40 करोड़ से ऊपर के कामों का सौगात कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र को मिला है। इसलिए मैं समस्त कुनकुरी वासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा देश भर के साथ विश्व में भी पूरे उत्साह, श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। महापर्व के चौथे दिन यूरोप से लेकर अमेरिका तक उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इंग्लैंड के कई शहरों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने छठ पर्व पूरे आस्था और विधि विधान के साथ मनाया। पूजा में इंग्लैंड के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। उन्होंने स्वच्छता और पवित्रता के इस पर्व की खूब सराहना की। अमेरिका के शिकागो से भी छठ महापर्व की तस्वीरें सामने आई है। शिकागो में लोगों ने उदयाचल सूर्य को अर्घ्य दिया और व्रतियों ने पारंपरिक ठेकुआ और फल के साथ पूजा की। छठी मैया के गीत भी गुनगुनाए। विदेश की धरती पर भारतीय परंपरा और आस्था का सुंदर संगम आप एक साथ देख रहे हैं और इसी के साथ 4 दिवसीय छठ महापर्व संपूर्ण हो गया। सूर्योपासना के महापर्व छठ के चौथे दिन आज व्रती महिलाओं ने उगते सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करके पर्व का समापन किया है। छठ सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। कटनी में छठ महापर्व की सबसे सुंदर छठा चक्की घाट और गायत्री नगर के बाबा घाट पर देखने को मिली, जहां हजारों श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए घाटों पर जुटे और श्रद्धा भाव से सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया और अपने परिवार की सुख, समृद्धि और संतान की दीर्घायु की कामना की। उमरिया जिले के पाली में छठ पर्व का उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर समापन हुआ। सुबह से ही महिलाएं अपने परिवार के साथ यहां पहुंचकर पूजा शुरू करने के साथ ही भगवान सूर्य के दर्शन करने लगी। और आपको बता दें, नौरोजाबाद और पाली क्षेत्र पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है और यहाँ बिहारी लोग के साथ स्थानीय लोग भी पर्व में शामिल होकर छठ पर्व मनाते हैं। कहाँ है सब यही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।